जरा सोचकर देखिए कि कोई लड़की किसी व्यक्ति से इस सवाल पूछे कि ये सुहागरात क्या होती है, सुहागरात कैसे मनाई जाती है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल या उससे कम थी, वो अपनी दोगुनी उम्र के व्यक्ति से यही सवाल कर बैठती है। वो दोगुनी उम्र का व्यक्ति उस सवाल पर थोड़ा झिझक जाता है, परेशान हो जाता है, वहां से चुपचाप चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है, कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद उसी लड़की ने उसी व्यक्ति से यही सवाल दोबारा से कर दिया। जब फिर से सवाल किया तो वो व्यक्ति पहली बार की तरह इतना नहीं शर्माया था, इतना परेशान नहीं हुआ था, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट के बाद वहां से चला जाता है। फिर उस लड़की की उस व्यक्ति से तीसरी मुलाकात होती है। कुछ दिन के बाद तीसरी बार भी यही सवाल था कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, किसी दिन मौका मिलेगा तो ये सब करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और वो मौका मिलता है, एक बार नहीं बार बार मौके मिल रहे थे, और वो बार बार दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती थी, गंदा काम करती थी। लेकिन वो शायद उसको ये लग रहा था कि जो कर रहे हैं वो शायद किसी को दिख नहीं रहा है। लेकिन एक दिन उस लड़की के पिता ने ही उस व्यक्ति के साथ जब देखा उस आपत्तिजनक स्थिति में, तब यहीं से बात खराब होती है। न केवल बात खराब होती है बल्कि एक कत्ल हो जाता है। कत्ल भी बहुत भयानक होता है। पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा किया, और जब पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि घटनाक्रम जो हुआ है, कत्ल जो हुआ है, उसकी जो वजह है वो इतनी भयानक वजह हो सकती है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वजह हो सकती है। आज कहानी उसी लड़की की है जिसकी वजह से एक नहीं कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, और इसी जिले का एक थाना लगता है जमालपुर। दरअसल जमालपुर का एक गांव है जयपट्टी कला। बात कर रहा हूं 4 अक्टूबर 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास। एक व्यक्ति ये कहकर अपने घर से निकला था कि मैं खेत पर जा रहा हूं, कुछ चारा लेके आऊंगा, उसके बाद फिर आकर नाश्ता भी करना है, खाना भी खाना है। वो व्यक्ति घर से निकल जाता है, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो व्यक्ति वापस लौट कर नहीं आता। उसका बेटा वीरेंद्र कुमार जब घर पे पहुंचता है तो घर आने के बाद सबसे पहले इस व्यक्ति की जो बेटी होती है, उस बेटी ने, सुमन ने, सबसे पहले कहा कि भैया पापा सुबह 7 बजे से घर से गए हुए हैं, उनका कहीं आता पता नहीं चल रहा है, जाकर जरा खेत पर देख तो लो। वो लड़का जैसी बात सुनता है कहता है कि कोई बात नहीं है, वो तो पहली बार थोड़े ना खेत पर गए हैं, पहले भी खेत पर जाते रहे हैं, इसलिए आ जाएंगे। लेकिन कई घंटे और बीत जाते हैं, और उस व्यक्ति जिसका नाम होता है संतोष कुमार की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। उस संतोष कुमार का कहीं आता पता नहीं चल रहा था। जब कई घंटे बीत जाते हैं, दोपहर से शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद उस लड़के को यानी कि वीरेंद्र को अब चिंता सताने लगती है। वीरेंद्र सीधा सबसे पहले अपने दोस्त के पापा के पास जाता है और जाकर कहता है कि अंकल, पापा सुबह से घर से गायब हो चुके हैं, मिल नहीं रहे हैं, मैंने कई जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं आता पता नहीं चला। इतना कहने के बाद वो लड़का दूसरे घर जाता है, तीसरे घर जाता है, और जहां जहां संतोष कुमार का आना जाना था, वहां वहां वीरेंद्र कुमार और संतोष कुमार की जो बेटी होती है सुमन, वो आसपास के घरों में, आसपास के लोगों के सबके पास जाते हैं, और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब लोगों ने टॉर्च लेकर उस व्यक्ति को न केवल गांव में बल्कि जंगल में जगह जगह तलाश करना शुरू कर दिया, और ढूंढते ढूंढते पूरी रात हो जाती है। उस व्यक्ति का ना तो मोबाइल नंबर लग रहा था और ना ही उससे कोई संपर्क होने की कोशिश हो रही थी। लोगों ने आपस में बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुमने उसे खेत पे जाते हुए देखा है कि नहीं देखा है। जिसके साथ उसका उठना बैठना था, हर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई और जंगल के हर एक कोने कोने को छान मारा, लेकिन उस व्यक्ति का 24 घंटे बीतने के बाद भी पता नहीं चल पाया, और वो लोग जंगल में ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। इसके बाद वीरेंद्र गांव वालों की मदद से सीधा थाने जाता है जमालपुर, और जाने के बाद एसएचओ मनोज कुमार से मुलाकात करता है और कहता है कि उसके पिता कल यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को घर से निकले थे खेत पर जाने के लिए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए, उनकी ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। एसएचओ ने जितनी गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए था, उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। इसके बाद गांव वाले वापस लौट कर आते हैं। हालांकि मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से ज्यादा प्रयास नहीं किए थे। फिर गांव वाले गांव में आसपास रिश्तेदार हर जगह ढूंढने लगते हैं। एक बार फिर से गांव वाले एसएचओ के पास जाते हैं, थाने जाते हैं, और जाकर कहते हैं कि साहब पता कर दीजिए, उस व्यक्ति का कहीं पता नहीं चल रहा है। संतोष कुमार का जब कहीं पता नहीं चल रहा था तो घर वालों की मुश्किलें बढ़ रही थी। घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, गांव के लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस ने भी उस रात यानी कि अब दूसरी रात आती है, दूसरी रात में गांव हो या फिर आसपास का इलाका हो, हर जगह उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए छान मारा, लेकिन उस व्यक्ति का 5 अक्टूबर को भी पता नहीं चला। 5 अक्टूबर की रात भी बीत जाती है। अब 6 अक्टूबर आता है, और ये बात ना केवल उस गांव में थी, बल्कि ये जो इस इलाके के चुनार के डीएसपी साहब होते हैं रामानंद राय, और साथ ही इस जिले के एसपी साहब होते हैं आईपीएस संतोष मिश्रा, उन तक भी बात पहुंच जाती है। इसके बावजूद भी अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेने लगती है। अब उस हर व्यक्ति के पास पुलिस जा रही थी जिस व्यक्ति के पास इसका
उठना बैठना था। इसी बीच में वीरेंद्र जो उसका बेटा होता है, वो बेटा कहता है, जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास थी, उसने कहा कि मेरे पिता रविंद्र कुमार गौड़ के साथ ज्यादा उठते बैठते थे, लेकिन पूरे गांव ने इन्हें ढूंढवाने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र अंकल ने इसमें कोई ज्यादा मदद नहीं की, बल्कि अजीब तरह की बात कर रहे थे कि तुम्हारा बाप यदि यहां से गायब हो गया है, गुम हो गया है, तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है। जबकि रविंद्र कुमार ने इससे पहले कभी इस तरह की बात की ही नहीं थी। ये बात उस लड़के यानी कि वीरेंद्र को बहुत ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि उसका पिता संतोष जो लगभग 48 घंटे तक गायब था, मिल नहीं रहा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए सबसे पहले रविंद्र कुमार को ही उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ की है, पुलिस ने उसकी शिकायत की है। कहते हैं कि पुलिस जब अपनी तरीके से थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है तो अच्छे अच्छे यानी कि मुर्दा भी बोलने लगते हैं। ठीक वैसे ही रविंद्र गौड़ भी बोलने लगता है। रविंद्र गौड़ की लगभग 42 साल के आसपास की उम्र थी। वो कहता है कि उसे मैंने मारकर एक शौचालय के अंदर डाल दिया है। और जैसे ही उसने ये बोला, उस पुलिस वालों को, उस गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। पुलिस वालों ने आनन फानन ही जल्दी से रविंद्र गौड़ को उठाया, सीधा गांव लेके जाते हैं। और गांव ले जाने के बाद कहते हैं कि कहां तुमने डाला है, कहां मारा है। वो कहता है कि एक शौचालय है, शौचालय के जो ऊपर गटर पे जो पटले रखे जाते हैं, उन्हें उठाकर जब देखा गया तो वाकई उसमें लाश थी, लाश तैर रही थी। और उस जैसे ही गांव वालों को ये पता चलता है तो दुर्गंध के मारे बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि शौचालय के गड्ढे के अंदर जो लाश पड़ी हुई थी। इससे गांव वालों का गुस्सा उठने लगता है। लेकिन मारने की वजह क्या थी, अब यही हर कोई पूछना चाहता था, जानना चाहता था। खासकर पुलिस का यही सवाल था कि आखिरकार तुमने अपने इस दोस्त को क्यों मारा, जिसे बताया जाता है कि दोनों की बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो दोनों साथ साथ रहते थे और अच्छे खासे एक दूसरे की मिसाल भी दिया करते थे। लेकिन जब पुलिस ने ये पड़ताल करनी शुरू की है तो उसने कहा कि मैंने इसकी जो बेटी है सुमन, उसके कहने पर ही इसकी हत्या की थी। अब सुमन इसमें बीच में आती है तो लोगों को और भी बड़ा आश्चर्य होता है। पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने सुमन के कहने पर इसे क्यों मारा। तो बताते हैं कि साल 2 साल पुरानी बात है। जिस लड़की ने जब ये पूछा, ये सवाल किया कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है, शुरुआत में तो इसने इधर उधर की बातें की, लेकिन जब लगातार 2-3 बार यही बात पूछी जाती है तो वो उसके साथ न केवल सुहागरात मनाता है बल्कि दोस्ती, प्यार और सब कुछ करने लगता है। उसके साथ वो ऐसे रहता था जैसे कोई व्यक्ति किसी पत्नी के साथ रहता है। जबकि वो उसकी बेटी की उम्र की थी। इसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास हो जाती है साल 2022 में, जबकि इनकी 2-3 साल पहले से मुलाकात थी, 2-3 साल पहले से जानकारी थी। और ये लगातार जब मौका मिलता था, ये अपने दोस्त से मिलने के बहाने घर पे आया करता था और उसकी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया करता था। इस बात की किसी को कोई भनक नहीं लगती है, किसी को कोई जानकारी नहीं लगती है। लेकिन एक दिन संतोष कुमार अपने दोस्त रविंद्र कुमार को अपनी ही बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और यह देखता है तो संतोष कुमार ने अपनी बेटी से हाथ पैर जोड़ के कहा कि जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, समाज इस बात की कतई इजाजत नहीं देगा। और ये तब है जब उसका खुद का अपना बेटा है, गौतम जिसका नाम होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। कहता है कि उसका एक बेटा भी है, उसकी पत्नी है, वो शादीशुदा व्यक्ति है, जबकि उसकी उम्र भी तुमसे दुगनी है। अपनी बेटी को हाथ पैर जोड़ के समझाता है और यही सवाल, यही बात वो अपने दोस्त रविंद्र कुमार से भी कहता है। रविंद्र कुमार से बोलता है कि रविंद्र कुमार, तुम्हें मेरी बेटी की इज्जत की लाज रखनी चाहिए। जो हुआ है मैं इसे यहीं खत्म करने की कोशिश करूंगा। हमारी कोई बात किसी से कुछ नहीं होगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। रविंद्र कुमार को जब बार बार यही बात रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन रविंद्र कुमार के कानों तक आवाज जरूर पहुंचती थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और यही असर उसकी बेटी पर भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। और इसलिए संतोष कुमार ने सोचा कि ये सब ऐसे ही चलता रहा, गांव में लोगों को पता चलेगा तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी यानी कि सुमन के लिए लड़का तलाश करना शुरू कर दिया। और कुछ दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उसको एक लड़का मिल जाता है, जिससे शादी की बात शुरू हो जाती है। इसी बीच में संतोष कुमार अपने बेटे वीरेंद्र से कहता है कि बहुत जल्दी अपने घर में भी शहनाई बजेगी और इस बेटी को हम दुल्हन की तरह विदा करेंगे। वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं चाहता था। वो अपनी बेटी की और अपने दोस्त की भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रख रहा था। लेकिन इसी बीच में सुमन ने अपने प्रेमी यानी कि रविंद्र कुमार से कहा कि मुझे मेरा पिता को हर हाल में मारना है, मरवाना है। यदि तुमने उसे नहीं मारा तो मैं पूरे गांव में इस बात को बता दूंगी। जैसे ही रविंद्र कुमार ये बात सुनता है, रविंद्र कुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी आखिरकार ऐसे कैसे बोल सकती है। तभी वो जिद करने लगती है और जिद करने के बाद 4 अक्टूबर 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास रविंद्र कुमार घर में आता है। घर आने के बाद एक लोहे की रोड बहुत ताकत के साथ उस व्यक्ति अपने दोस्त को मारता है और जैसी वो रोड लगती है, उसकी एक ही रोड लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब रविंद्र कुमार उसकी प्रेमिका यानी कि सुमन और साथ में अपने बेटे को बुलाता है गौतम को। गौतम गौड़, ये तीनों मिलकर उसकी लाश को अब ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते थे तो कोई ना कोई गली से निकलता था, आता था, जाता था। इन्होंने सोचा कि यहां से इस लाश को कहीं दूर लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए जो शौचालय है
उसके ऊपर जो कुछ पटरियां टाइप की रखी हुई हैं उनको हटाकर उस शौचालय की हौद के अंदर, उसके सीवर के अंदर डाल देते हैं और लाश उसके अंदर पड़ी रहती है। करीब 1 या 2 घंटे बीतने के बाद ही उसका बेटा वीरेंद्र आता है और जो बेटी होती है सुमन, वो कहती है कि पिताजी का सुबह 7 बजे से गए हुए हैं, लेकिन 2-3 घंटे हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है। इतनी देर तक वो कभी बाहर नहीं रहते और वो बेटी भी नाटक करना शुरू कर देती है। वो बेटी पूरे गांव में ढूंढती है अपने पिता को, जैसे उसे कितनी ज्यादा फिक्र थी, जबकि अपने ही पिता का कत्ल करने में उसकी अहम भूमिका रही थी। और इसमें अहम भूमिका न केवल उसकी रही थी, बल्कि उसके जो प्रेमी होता है उसके प्रेमी के पुत्र यानी कि गौतम गौड़ की भी रहती है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और खुलासा करने के बाद जैसे ही गांव वालों को यह बात पता चलती है कि सुमन के और उसके पिता की उम्र के जितने व्यक्ति यानी कि रविंद्र कुमार से अवैध संबंध होते हैं, तो गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। पुलिस वाले जब इन तीनों को गिरफ्तार करके थाने की तरफ लेके जा रहे थे, जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव वालों ने इन तीनों पर हमला कर देते हैं, पथराव कर देते हैं। पब्लिक के हाथ में जो भी आता है, चाहे लाठी हो, डंडे हो, कुछ भी चीज हो, जो भी हाथ में आ रहा था, पुलिस को भी मार रहे थे। यानी कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस साथ में पिट रही थी, वो तीनों भी पिट रहे थे। पुलिस ने हाथ पैर जोड़कर गांव वालों को समझाया कि इनको तीनों को सजा कानून देगा, तुम कानून अपने हाथ में मत लो। लेकिन बात जब ज्यादा बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, तब पुलिस को मजबूरन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। उनको भी इन तीनों आरोपियों के साथ जेल भेजना पड़ा। जब आईपीएस ऑफिसर संतोष मिश्रा ने यानी कि एसपी ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, तो ये अखबारों के माध्यम से जब लोगों को ये बात पता चलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से बात पता चलती है कि एक पिता की उम्र का व्यक्ति अपने ही खास दोस्त, जो बचपन का दोस्त होता है, उसकी बेटी के साथ इतने दिन से गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था और अपनी दोस्त की बेटी के कहने पर आकर अपने मतलब खास दोस्त की वो हत्या कर देता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रिश्ते किस ओर जा रहे हैं। ऐसे रिश्ते, क्योंकि दोस्ती का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको हम खुद चुनते हैं, और चुने हुए दोस्त की हत्या करना ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पाप है। हालांकि कानून इन्हें अपनी तरफ से सजा जरूर देगा और हम भी इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करेंगे कि कानून इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इलाके में आसपास के लोगों में ये मैसेज जा सके, ये संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको भी जताना है कि घर में लोगों की एंट्री उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि आप पहले हुआ करती थी। पहले रिश्तों की बड़ी परवाह हुआ करती थी, अब रिश्तों की लोग परवाह नहीं करते। इसलिए बहन बेटियों से लोगों को दूर रखा जाए, और ताकि इस तरह की बातें, इस तरह के कोई अपराध फिर से कोई ना उत्पन्न हो। दोस्तों, जाते जाते आज मथुरा के रहने वाले हैं पवन चौधरी, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नूर अजमल हैं बिहार के रहने वाले, सौरभ बाबू हैं इटावा से, कुणाल किशोर मोतिहारी से हैं, मेहताब रुस्तम हैं अजमेर के रहने वाले हैं, नरेंद्र सिंह रावत, विद्या लक्ष्मी, खुशबू मिश्रा संभल के रहने वाले हैं, योगेश कुमार, नवीन कुमार, नीशु चौधरी हैं, फैजान खान हैं, आगरा के रहने वाले शिवदत्त शर्मा हैं, बेंगलोर के रहने वाले साहिल आलम और गुलाम मुस्तफा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।